हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी का अपने एजुकेशनल चैनल इन्फिनिटी माइंड पे स्वागत है। तो हमारे यूपी टेट 2026 में बचे हैं गिन के एक हफ्ते। अब एक हफ्ते बचे हैं तो हम लोगों ने तैयारी कर ली होगी, अच्छा पढ़ा होगा, अच्छा सीखा होगा, अच्छे से सीडीपी बाकी जो सब्जेक्ट जो सोशल साइंस वाले हैं, जो साइंस वाले हैं, जो मैथ में, सब ने अपनी तैयारी बखूबी कर रखा होगा। तो अब एक हफ्ते का जो वक्त है, ये जो समय है, इसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट वक्त होना चाहिए कि अपने पढ़े हुए को रिवाइज करना, रिवीजन करना और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पूरी तरह से सॉल्व कर देना। तो जहाँ पे आपके उत्तर प्रदेश टेट 2026 में आपके तीन सेक्शन डिवाइडेड, चार सेक्शन डिवाइडेड हैं। इसमें से पहला सेक्शन आपका बाल विकास और शिक्षण विधि का है, जिसके 30 नंबर मिलने वाले हैं, 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 30 नंबर आपके मिलने वाले हैं। पहली भाषा आपकी हिंदी है और दूसरी ऑप्शनल भाषा है, जिसमें कुछ लोगों ने अंग्रेजी ले रखा होगा, कुछ लोगों ने उर्दू ले रखा होगा, कुछ लोगों ने संस्कृत ले रखा, और जो भी अनिवार्य भाषाएं होंगी ऑप्शनल में। और जो चौथा सेक्शन है वो हमारा गणित और विज्ञान का, और सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए ये वाला पोर्शन है। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गणित एवं विज्ञान। गणित और विज्ञान में यूपी टेट 2026 के लिए आज ये आपका मैराथन का पहला मैराथन है, जो चैप्टर वाइज टोटल का टोटल डिपेंडेंट रहेगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज मैराथन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक कंप्लीट मैराथन लेके आएंगे, जिसमें आपके सभी पूरे पोर्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, न्यू फॉर्मेशन क्वेश्चन सब अवेलेबल रहेंगे, जो कि लाइव क्लास रहेगा। जो आपका फाइनल मैराथन रहेगा वो पूरा का पूरा लाइव क्लास रहेगा। तो ठीक है, तो हम लोग पहले अभी यूपी टेट 2026 के नंबर सिस्टम का जो महा मैराथन है, इसकी शुरुआत करते हैं। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, हम उसको क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते आगे बढ़ते रहेंगे। तो थंबनेल से सबको मालूम चल ही गया होगा क्या है यूपी टेट 2026 नंबर सिस्टम के बारे में आज डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम के सारे रूल्स रेगुलेशन और सबको सीखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और भी नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। महा मैराथन की पहली क्लास में सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला सवाल, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ 5 consecutive integer is yes, then how will the largest integer among them be related to yes? मतलब यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग यस हो तो उसमें सबसे बड़ा पूर्णांक यस से किस रूप में संबंधित होगा? इनका कहने का मतलब है, हमारे पास 5 पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक ले लेते हैं, कोई भी 5 पूर्णांक इनके पास है। हम ले लेते हैं कि पहला पूर्णांक ए है, दूसरा a+1 है, तीसरा a+2 है, फिर a+3 है और a+4 है। 5 पूर्णांक की बात इन्होंने किया था। तो इनका सम यस है, तो हमने लिख लिया a+1 प्लस a+2 प्लस a+3 प्लस a+4। अब देखो, वैसे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, बहुत भारी भरकम नहीं है, लेकिन क्या है कि जब हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो स्टेप टू स्टेप हमको सॉल्व करके शो करना है। बाकी इसको देख के आप बता सकते हो कि 5a+10 आने वाला है, क्योंकि 4 3 7 2 9 1 10, और ए कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा, क्योंकि 5 पूर्णांक है तो 5a+10 हो जाएगा। तो सीधा सीधा क्या हो गया, यस बराबर 5a+10 बन गया। ठीक है, और 5a+10 बन गया, तो इनको हम इसमें पूछा क्या है, रिलेशन पूछा गया है ना, यस के साथ इनका रिलेशन कैसा होगा? तो सीधी सी बात है, ये सबसे बड़ा पूर्णांक की बात की गई है कि उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक यस से किस रूप से संबंधित है। उसका सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है? a+4 है। क्या है? a+4 है। ये कैसे संबंधित है? a+4 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या बनेगा, यस -10/5 बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 5 कॉमन ले लिए तो क्या बनेगा, ये 10 इधर भेज दो, यस -10 अपॉन 5 इज इक्वल टू ए, यही तो बनेगा। तो a+4 इज इक्वल टू दिस +4 हो गया, क्योंकि ए की वैल्यू तो यही है हमारी। क्लियर, सॉल्व कर डालो इसी को, क्या बनेगा, यस -10 प्लस 20/5 बराबर कितना हो गया, यस +10/5, यस प्लस
10/5 कौन सा ऑप्शन सही है आपका? डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बड़ा नहीं है, बहुत भारी भरकम क्वेश्चन नहीं है। अभी सॉल्व करके शो करने के लिए इतना बड़ा सॉल्व करना पड़ा, बाकी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। इन्होंने बोला कि यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग यस है, तो हाँ हमने 5 क्रमिक पूर्णांक ले लिए इधर पे, a+1 a+2 a+3 a+4, क्लियर। अब इन्होंने बोला कि इसका सम यस है, हमने यस बराबर इनको जोड़ लिया आपस में। जब इनको आपस में जोड़ लिया तो हमको यस बराबर 5a+10 मिल गया। और 5a+10 मिल गया तो इस 10 को हम उठा के इधर फेंक दिए, चलो इधर लुका दिए भाई। जब इधर इनको फेंक दिए तो यहाँ पे इधर क्या बचा? 5a। 5a में से 5 को हम उठा के इधर फेंक दिए, क्योंकि यहाँ गुणा था, यहाँ भागे में हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? यस -10/5 हो गया। और फिर बोला गया उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक यस से किस प्रकार संबंधित है? तो सबसे बड़ा पूर्णांक कौन बनेगा? a⁴ बनेगा। a⁴ बनेगा। a⁴ बराबर a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं। लिख दिया भाई, सॉल्व कर लिया, यस +10/5 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, साधारण सा, आराम सा, एकदम बढ़िया मौला क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्या है? इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है, हिंदी वाला पढ़ देते हैं। एक पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात 5:2 है। सिंपल सी बात है, 5:2 है तो 5x और 2x, ठीक है। यदि उनकी आयु का वर्षों का गुणनफल इतना है तो दोनों को गुणा कर लो भैया, 5 दूनी 10 और x का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 1000 हो गया। x की वैल्यू निकाल लो, x बराबर 1000/10 ना, और इसका x बराबर हमको क्या मिल गया? क्या मिल गया? 10 मिल गया। x बराबर हमको क्या मिल गया? 10 मिल गया। सिंपल, समझ में। अब फिर आगे सवाल क्या पूछा गया? तो 10 वर्ष के उपरांत पिता की आयु क्या होगी? 10 वर्ष उपरांत पूछ रहे हो, मतलब पिता तो 5x ऑलरेडी था, 10 साल और बढ़ा दिया, x की वैल्यू 10 मिली, मतलब 5 × 10 धन 10 बराबर 50 धन 10 बराबर 60 साल हो गया। बुड्ढा कितने साल का निकला भैया? 60 साल का। अब 60 साल हो गए तो बुढ़े की कैटेगरी में आ गए। बुजुर्ग होने का सबसे पहला पड़ाव क्या माना जाता है? 60 साल माना जाता है। तो कहाँ पहुंच गए? 60 साल पे पहुंच गए भैया। मतलब पिता की आयु कितना साल की है? 60 साल की है। समझ में आया सबको? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 5:2 है। यदि उनकी आयु का वायु का वर्षों में गुणनफल 1000, हमने क्या किया? 5:2 है तो 5x और 2x ले लिए। इनके गुणनफल कितने थे? 1000 थे, तो 5 दूनी 10, x का x² बटे 1000/10 आ गया। तो x का मान कितना हो गया? 10 आ गया। फिर बोला गया 10 साल बाद। 10 साल बाद मतलब पिता की आयु कितनी है? तो अभी तो पिता की आयु 5x थी, 10 साल और बढ़ा दिया मैंने, 5x धन 10 हो गया। और जब 5x धन 10 हो गया तो सीधी सी बात, कितना उम्र आ गया? 10 साल, 60 साल की एज हो गई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो गया। चलिए भाई, सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत भारी भरकम क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। ये भैया यूपी टेस्ट 6 to 8 वाले में 18/11/2018 को पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है ध्यान से देख लो, बहुत भारी भरकम क्वेश्चन नहीं है, बहुत बड़ा सवाल नहीं है। अब इसमें बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात तो नहीं है, बट कुछ लोग इसको सोचते रहेंगे, कुछ बच्चे इस पे परेशान रहेंगे। सवाल बस इतना सा है, यदि यक्ष जो है 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो तो यह सत्य है कि इन चारों ऑप्शन में से सही कौन होगा? अब सोचो, थोड़ा सा समझो। यक्ष जो है 1 से तो बिल्कुल छोटा है, 1 से क्या है? छोटा है। और 0 से क्या है? बड़ा है। 1 से छोटा, 0 से बड़ा, मतलब भिन्न में होगा, दशमलव में होगा, कुछ इस तरह 1/2 1/3 टाइप का, या फिर 0.25 टाइप का, ऐसा कुछ दशमलव में होगा या भिन्न टाइप का होगा। हम मान लेते हैं भिन्न टाइप का कोई है। अगर हम किसी दशमलव संख्या की घात बढ़ाते हैं, जैसे मान लो हम 0.1 ले लिए, इसका घात 2 कर दिया, तो क्या बन जाता है? 0.01 बन जाएगा। चलो 2 ले लेते हैं, 0.2, तो क्या बन 0.04 बन जाएगा। मतलब अगर किसी दशमलव संख्या
या भिन्न की घात बढ़ाते हैं तो वह संख्या छोटी होती जाती है। और खास करके जो संख्या हमारी है एक से छोटी है, जब हमारी संख्या एक से छोटी है भैया, तो सीधे से बात है एक से छोटी है तो सब घात बढ़ाने बढ़ाने लगेंगे तो छोटी होती जाएगी। अब हमको इसमें खोजना है कौन सा सुटेबल बैठ रहा है। पहला ऑप्शन, यक्स की घात 100 बड़ा होगा यक्स घात 101। सिंपल सी बात है बड़ा भैया, काहे बड़ा होगा? अगर यक्स घात 100 है और ये यक्स जो है दशमलव की संख्या है, और अगले वाले में यक्स घात 101 है और यह भी दशमलव की संख्या है, तभी हमने बताया कि जिसका घात ज्यादा बढ़ाएंगे वो छोटा होता जाएगा। दशमलव की संख्या में या भिन्न की संख्या में जिसकी घात बढ़ाते जाएंगे वो छोटा होता जाएगा। इसकी घात बढ़ गई, इससे ज्यादा हो गई, तो ये बड़ा हुआ कि नहीं? मतलब पहला ऑप्शन तो टिक हो गया, सही हो गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर भी हम समझा दे रहे हैं। अब यक्स घात 100 है, इसको एक से बड़ा बोला गया। अरे कैसे? तुम्हारा यक्स ही नहीं बड़ा है एक से, तो यक्स घात 100 कैसे बड़ा हो जाएगा? कुछ लोग इसी में अफलातून हो जाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे सर जी ये कैसे हो गया, उसकी घात 100 लगा दिए, अब बता रहे हैं एक से छोटा है, एक से बड़ा तो रहेगा। अरे भैया कैसे बड़ा होगा? काहे को? अब हम बताएं कि क्या, अगर कोई संख्या भिन्न है या कोई संख्या दशमलव है, उसकी घात अगर आप बढ़ाते रहे हो तो हमेशा छोटा होता जाएगा, उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, वो कम होती जाएगी। अब पहले से यक्स क्या है, एक से छोटा है, मतलब दशमलव या भिन्न है, तो सीधी सी बात है वो एक से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, कुछ भी कर डाले हो, संभव ही नहीं है। यहाँ पे उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी घात कम है, इसकी घात ज्यादा है, तो जिसकी घात ज्यादा है वो छोटा होगा, यहाँ पे बड़ा दिखाया गया, यह नहीं हो सकता है ना। और इसमें 101 को दिखाया गया, ये उनसे बड़ा, भाई 100 तो हो नहीं पाया, 101 का बड़ा होगा? 100 हो पाया? 100 हो ही नहीं पाया, तो 101 का बड़ा होगा? संभव ही नहीं है, क्योंकि जितनी बड़ी घात उतनी उतनी उसकी वैल्यू छोटी, उतनी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। समझ आ गया? चलिए अगले सवाल पे। भैया यूपी टेट 6 to 8 18/11/2018 में पूछा गया सवाल है, बहुत बढ़िया ध्यान समझिएगा। चलो अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? 1 - 1/5, मतलब एक 1 - 1/5, 1 - 1/6, 1 - 1/7, सो ऑन, कहाँ तक 1 - 1/100 का मान होगा। इनमें ऑप्शन 1 ही ऐड किए हो। चलो हम सॉल्व कर देते हैं, ऑप्शन ऐड हो या ना हो। अब इसको देखो, 5 × 5 -1 मतलब कितना, 4/5 बन गया, गुड़े 5/6 बन गया, गुड़े 6/7 बन गया, गुड़े 7/8 बन गया। ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच जाएंगे भाई? 99/100 पे पहुंच जाएंगे। समझ आया कि नहीं आया? अरे इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 × 5 और यहाँ पे माइनस लगा है, -1, 5 में से एक गया 4, 4/5, इसमें 6 में से एक गया 5, 5/6, 7 में से एक गया 6, 6/5, इसी तरह बढ़ता जाएगा। ध्यान से देखो, ये तिरछा उड़ गया भाई, लो ऐसे कटता जाएगा, कहाँ तक कट जाएगा? 99, 99 तक खत्म। बचा कौन? 4/100 बच गया भैया, 4/100, 4 × 4, 4 × 25 में 100, कितना हो गया? 1/25 आ गया आंसर। कितना आ गया? 1/25। इसमें ऑप्शन नहीं ऐड हुआ है, तो इसका ऑप्शन जो है 1/25 ऐड कर लो, बी वाला ऑप्शन 1/50 लगा लो, सी वाला 0 और डी वाला 1/100 कर लो। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये सवाल पूछा गया है 6 to 8 वाले में ही, 18/11/2018 वाले में ही। जो अभी पिछला क्वेश्चन जब कराए थे, जिस क्वेश्चन में, मतलब जिस ईयर का था, उसी ईयर में ये सवाल भी पूछा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा क्या है? दिया गया है कि अगर A*B बराबर A × B है, तो 5*7 बराबर बताओ। यूपी टेट 6 से 8, 18/11/2018। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब एकदम बढ़िया हलवा क्वेश्चन है, क्या करना है? A*B बराबर हमको बता दे का A × B,
हमको इसी पुट कर देना भाई, 5 स्टार 7 का 5 स्टार 7। तो 5 स्टार 7 पे अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 7 + 7, तो 5 × 7 = 35, 5 × 40 = 2 = 42। कितना आंसर हो गया, 42 आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 42 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। छोटा छोटा क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन 6 to 8 यूपी टीट में पूछे जाएंगे। 18/11/2018 का क्वेश्चन है, बहुत भारी भरकम क्वेश्चन नहीं पूछा गया। किसी को लग रहा है बहुत भयंकर क्वेश्चन है, बहुत बवाल क्वेश्चन है, नहीं है ना। तो A*B = A × B + B, देन 5 स्टार 7 = यही पूछा गया है, पुट कर दो, रख दो उसी जगह पे, आंसर हो गया। 42 आ रहा है, कौन सा जवाब हो जाएगा, बी वाला जवाब आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है, चले आगे बढ़ जाए। चलो अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल पूछा गया है, देखो थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना है। ये है 27/6/2013 का सवाल। कब का सवाल है, 27/6/2013 का सवाल पूछा गया। सवाल क्या है, यक्स बराबर हमको दिया है 22⁻³ 144⁻³ -166⁻³। तो पूछ रहा है यक्स किससे डिवाइड हो जाएगा, यक्स किससे डिवाइड हो जाए, किससे विभाज्य हो जाएगा। अब देखो एक जुगाड़ बताएं, यही 166वां को तोड़ दो। कैसे तोड़ेंगे, 22⁻³ लिखा है, 144⁻³ लिखा है, माइनस इसको हम किस में तोड़ सकते हैं, सोचो 22 और 144 अगर जोड़ दें 166 ही होता होगा, तो 22 धन 144 होल घात 3 कर दिए। अब इसका फायदा समझ में आ क्या हुआ, देखो फायदा क्या हो गया, अब बन गया A + B⁻³ जिसमें हमको मिलेगा A⁻³ + B⁻³ + 3AB ब्रैकेट में A + B मिल जाएगा। और उसके पहले भी हमको A⁻³ + B⁻³ है, और इसके पहले माइनस लगा होने की वजह से क्या हो जाएगा, A⁻³ - B⁻³ -3AB A + B हो जाएगा, जिसमें से ये भैया हो गए खत्म। बचा कौन, -3AB × A + B, यही इतने तो बचे, -3AB और A + B। अब हमको ध्यान दो A और B कौन है, 22 और 144, यही इतने लोग बचे, 22 और 144, यही दो लोग बच रहे हैं। अब 22 144 और इन दोनों का सम तीसरा कौन है, 166। 3 नंबर मिले हमको। अब देखो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमको चेक करना है विभाज्य किससे है। तो 22 144 166 3 नंबर मिले, चेक करो 7 और 12, 7 से तो कोनो नहीं डिवाइड है, मतलब पहला वाला तो खत्म। 11 और 13, 11 से 22 है लेकिन 13 से कोई नहीं है, ये भी खत्म। 11 और 23, 11 से है लेकिन 23 से कुछ दिख रहा है, नहीं है भाई, ये भी नहीं है। सिंपल सी बात है, जब 3 चले गए चौथा ही बचेगा। और कैसे, 12 से 144 चला गया, 83 से 166 चला गया, मतलब ये पूरा का पूरा किससे डिवाइड हो गया, 12 और 83 से विभाजित हो गया। समझ आया, किसी को कोई दुख तकलीफ, समझ में आ रहा है भाई, एकदम क्लियर। सिंपल सा क्वेश्चन है, खाली इसमें इतना ध्यान देना था कि इसको हम कैसे तोड़ दें, कैसे ब्रेक कर दें, कैसे मैनेज कर ले, सॉल्व हो जाएगा। 27/6/2018 का क्वेश्चन पूछा गया, 6 से 8 में पूछा गया था, ठीक है। अब इसमें पूछा गया था 22⁻³ + 144⁻³ -166, तो आपको बताना था ये किससे विभाज्य हो जाएगा। और विभाज्य होने के लिए हमको क्या करना था, उसी 166 को तोड़ देना था 22 धन 144⁻³ में। आपका 22⁻³ 144⁻³ कट जाएगा, तो लास्ट के वही 3AB -3AB A + B बचेगा। तो माइनस से हमसे कोई लेना देना है नहीं, अभी यहाँ पे हमको खाली विभाज्य बताना है। तो विभाज्य बताना है तो कौन, 7 से होता तो 12 से नहीं हुआ, इधर 11 से हो गया, 13 और 23 से नहीं हुआ, तो सिंपल सी बात है 12 और 83 से होना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि चौथा ऑप्शन वही बच रहा है। समझ में आ गया, डन। चलें अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो एकदम बढ़िया हलवा क्वेश्चन है, देखो और आंसर दे दो। कैसे? 8.9 की घात 3, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम, 8.9 की घात 3 माइनस 3.7 की घात 3। ठीक है, नीचे क्या बन गया, 8.9 घात 2 प्लस 8.9 गुणे 3.7 प्लस 3.7 की घात 2। ये किसका फार्मूला है भैया? अगर ध्यान दो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर का होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मतलब और नीचे यही इतना हिस्सा दिया गया है, तो मतलब ऊपर क्या बचेगा हमारे पास? ऊपर सिर्फ बचेगा 8.9 माइनस 3.7। अब अगले ब्रैकेट में जो भी है वो नीचे वाले से उड़न छू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मतलब 8.9 में से 3.7 घटा देना है। 8.9 में से 3.7 क्या कर देना है? घटा देना है। क्या बचेगा? 5.2। कौन सा ऑप्शन? बी वाला ऑप्शन सही हो गया, 5.2 आ गया। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसको देखो और उड़ा दो, काम खत्म। समझ में आया? चले नेक्स्ट। भैया बहुत गर्मी है हो। ज्यादा ही नहीं गर्मी हो रहा है? चलो अगले सवाल पे आते हैं। देखो भैया कितना गर्मी है ना? सब कहते हैं मास्टर एकदम मजे मजे में है। अरे मास्टर कैसे मजे में? मास्टर तो तुम्हारे लिए तत्पर है हमेशा, है। लेकिन क्या है ना कि सब मास्टर एक पीछे पड़ गए हैं। उधर पटना में खान सर और रोशन आनंद सर और भी जितने टीचर हैं सब आपसे में लड़े जा रहे हैं, पता नहीं कौन सब भूत सवार है सबको। बहरहाल ठीक है, चलो हम लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हैं क्योंकि हमारा एग्ज़ाम है। हमको भविष्य, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ से कोई लेना देना नहीं। हमारा मकसद सिर्फ पढ़ाई है। आप लोग पढ़ें और सफलता की सीढ़ी पे आगे बढ़ें। बाकी जिसको लड़ना है लड़ते रहो भाई, सबको लड़ाई मुबारक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? एक कक्षा में 75% अंग्रेजी में, 60% गणित में उत्तीर्ण होते हैं। मतलब 75% लोग अंग्रेजी में और 60% गणित में पास होते हैं। मतलब फेल कितना होते हैं? फेल पकड़ो, 75 अगर पास हैं तो 25 हो गए फेल। ये पास वाले हैं, ये फेल वाले हैं। 60 पास हैं तो मतलब कितने फेल? 40 फेल। और 20% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण, मतलब 20% सब में फेल। 20% क्या है? सब में फेल। मतलब एकदम से निठल्ले रहे, गधा रहे, तो कुल में फेल हो गया। तो पढ़बे ना के, है ना? या तो घूमे खूब। बाबू भैया लड़की के चक्कर है। चलो, तो 20% का हो गए एकदम से फेल। अब बात है कि दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है हमसे पूछ रहा। अच्छा बताओ, कुल पास कितना है? टोटल परसेंट कितना हो गया? तो सिंपल सी बात है, 40% फेल प्लस 25% फेल और कुल में फेल कितना? 20। ये कितना निकल के आ गया? फेल वाले की संख्या निकाल लो, 40 20 में हो गया टोटल 45%। कितने परसेंट फेल हो गए टोटल? 45%। तो बचा कितना? 55। 55% पास हो गए। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर जी क्या कर दिए। भैया ये है मैथ में फे अंग्रेजी वाले, ये है गणित वाले कुल में, तो दोनों जोड़ के, अब इतना तो दोनों में कॉमन है ना। 25% इंग्लिश वाले में है, 40% क्या है? मैथ वाले में है। तो ये टोटल हो गए 65%। लेकिन 20% क्या है? दोनों फेल, दोनों में फेल है, तो ये तो इन दोनों में मिलाकर ही आ गए ना। इसमें से 20% हमको निकालना पड़ेगा, तो मतलब कितना हो गया? 45% आ गया। तो 45% क्या हो गए? फेल हो गए।
तो पास होने वाले कितने 55, 100 में से 45 निकाल दोगे तो क्या बचेगा, 55 ही बचेगा, और कुछ बचेगा, 55%। कौन सा ऑप्शन, सी, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। ए वाला ऑप्शन। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, 27/6/2013 में पूछा गया था। कब पूछा गया, 27/6/2013 में पूछा गया है, यूपी टेट 6 से 8 वाले में। समझ में आया भैया, बढ़िया। चले आगे बढ़ जाए, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है log a बेस 10 प्लस log b बेस 10 बराबर log a प्लस b बेस 10। तो a और b का मान पूछ रहे हैं, का बहुत बड़ी चीज पूछ ली है। a प्लस लॉग बी दोनों का बेस 10 होने पे इसका मतलब ये दोनों गुणा होते हैं, तो ये फार्मूला होता है। तो क्या होगा, लॉग बेस 10 पे ए बी इज इक्वल टू लॉग बेस 10 पे ए प्लस बी हो गया। दोनों में लॉग बेस 10 खत्म, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया, ए और बी के मान निम्न में से संबंधित हैं। ए और बी का मान कैसे संबंधित होगा, तो सीधी सी बात है, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर ए प्लस बी अपान बी। ए बराबर ए प्लस बी अपान, यही तो बनेगा, ए प्लस बी अपान बी, कुछ और होगा। समझ में आ रहा है, सोचो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही इसमें, ए प्लस बी अपान बी। किसी को कंफ्यूजन है इसमें, अब इसमें ऑप्शन कोई नहीं दिख रहा है, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी अपान बी कहीं दिख ही नहीं रहा है। अरे सर जी क्या बता दिए हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1 है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 3 है, बी इज इक्वल टू ए अपान 1 प्लस ए है, और ए इज इक्वल टू बी अपान बी माइनस 1 है। अब आप ई क्या बता दिए कि ए इज इक्वल टू ए प्लस बी अपान बी, ई कैसे आएगा, सोचो कैसे आएगा। सिंपल सा लॉजिक है इसमें, सिंपल सा, ए इज इक्वल टू बी अपान बी माइनस 1, इसको तोड़ दो, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यही आपके सुटेबल बेट है। क्यों, अगर हम यहाँ पे b निकालने की कोशिश करेंगे तो b इज इक्वल टू ए प्लस बी अपान ए हो जाएगा, है ना। यहाँ पे a निकालेंगे तो b अपान बी माइनस 1 सेट हो जाएगा इस पे, समझे। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1 रख दोगे तो सब तो कहाँ चले जाएंगे, धड़ाम से गिर जाएंगे, 1 1 और इज इक्वल टू 2, तो मतलब 1 इज इक्वल टू 2 कभी हो ही नहीं सकता। अब 3 त्रिक 9 इज इक्वल टू 6, दूसरे वाले से कभी हो ही नहीं सकता। b इज इक्वल टू ए अपान 1 प्लस ए, बी इज इक्वल टू ए अपान 1 प्लस ए अगर रख दिए तब भी तो नहीं गड़बड़ हो जाएगा। b की जगह पे हम क्या रख दे, a अपान 1 प्लस ए, तो ऊपर ए स्क्वायर अपान 1 प्लस ए प्लस बी के बराबर आएगा, कभी नहीं आएगा। अब इसमें हमको रिलेशन सेट करना है कि a इज इक्वल टू क्या रख दे कि a प्लस बी अपान बी बन जाए। अगर हम a की जगह पे इस वाले में क्या करें, a इंटू बी अपान बी माइनस 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, a इंटू बी, बी माइनस ए, वेरीफाई होगा कि नहीं होगा। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी अपान बी माइनस 1 वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी वाला। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, सम ऑफ द नंबर बिटवीन 100 and 200 which is divisible by 9 will be मतलब कौन सा होगा, मतलब 100 से 200 के बीच में आने वाली उन संख्याओं का योग बताना है कि जो 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, जो क्या हो 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। अब 9 से पूरी तरह विभाजित संख्या सोचो, 9 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो जाएंगी, यहाँ पे जो भी संख्या आएगी 9 का गुणनफल आएगी, जो भी संख्या आएगी 9 की गुणनफल आएगी। मतलब सबसे पहली संख्या 108, सबसे पहली संख्या 108 बनेगी, क्योंकि 99 में 99 के बाद फिर सीधी सी बात है 100 के बाद 108 आएगा, तो 108, ठीक है। उसके बाद 117, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, कुछ इसी तरह के नंबर आएंगे, 117। फिर इस तरह अगला कौन होगा, 126 हो जाएगा, 126 के बाद 135 हो जाएगा, इसी तरह आगे बढ़ते 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 कितना आएगा, 198 तक आ जाएगा।
अब ये पूरा का पूरा सब में कितना 8 का अंतर है। जब किसी नंबर की सीरीज में या किसी नंबर के क्रम में एक ही नंबर का डिफरेंस आ रहा हो, सेम नंबर का डिफरेंस आ रहा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी बोलते हैं। समांतर श्रेणी। और जो अंतर होता है उसको डिफरेंस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सर्वांतर या डिफरेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सर्वांतर। सर्वांतर मतलब सब में आने वाला अंतर। इसका सर्वांतर कितना है? 9 है। 108 क्या है? प्रथम पद है। 108 क्या है? प्रथम पद है। अब फार्मूला लगा दो, सबको जोड़ना है। यस एन इज इक्वल टू क्या होता है? एन बटे 2 ब्रैकेट के अंदर में 2 गुणे ए, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही फार्मूला होता है। n क्या है? पदों की संख्या। कुल कितने पद आएंगे? 11 आएंगे। 11 बटे 2, एकदम सज्जनता से। पहला पद 108 है भैया। कितना है? 108। इतना तो समझ में आ रहा है। प्लस n कितना था? 11 था। माइनस एक डी कितना था? 9। इसी को कुछ गुणा भाग जोड़ घटाव कर लो। इसी गुणा भाग जोड़ घटाव करेंगे तो कितना आएगा? 11 बटे 2, यहाँ पे हो जाएगा 216 और प्लस यहाँ से 90, मतलब गुणे कितना? 306। 306 बराबर कितना? 1683। 1683 कौन सा ऑप्शन हो गया? कौन सा भैया? सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? किसी को कोई किसी प्रकार का डाउट? देखो, जिसको किसी भी प्रकार का डाउट होगा, किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी, वो सिंपल सा आपके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप चैनल है और वहाँ पे पर्सनल व्हाट्सअप भी है। 24/7 जो भी आपके डाउट होंगे आप डायरेक्टली वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपने डाउट्स को शेयर कर लीजिएगा। वहाँ पे आपके हित मित्र के द्वारा भी बहुत सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको मिल जाते हैं और अच्छे सोल्यूशन मिल जाते हैं। अगर उसके बावजूद भी आपको नहीं समझ में आता तो आपका उसमें पर्सनल व्हाट्सएप है, उस पर आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं कि सर ये चीज़ें मेरे को समझ नहीं आई, आप एक बार एक्सप्लेन कर दें। तो मैं कोशिश करूँगा, मैं कोशिश करता हूँ कि सभी मैसेज का रिप्लाई किया जाए, सभी मैसेज को सीन किया जाए। जैसे ही आपका मैसेज सीन होता है, जैसे ही होता है, तुरंत आपको उसको समझाने का प्रयास किया जाएगा। ओके, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। बहुत गर्मी है बाबू भैया, बाबू भैया एकदम से ढोलकनाथ वाली गर्मी। लेकिन मजा आ गया है। चलो थोड़ा हम पानी उनी पी लेते हैं। और बढ़िया मजा आ रहा है भाई सबको पढ़ने में। पढ़ लो, एक हफ्ता और बचा है ना। बाकी आपका जो महामैराथन होगा उसमें आपके सारे क्वेश्चन, सारे सिलेबस, सारे तरीके कराए ही जाएंगे। वैसे यहाँ भी मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जितने भी हों वो सब आपके होते रहे। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कब का है? हाँ भैया, बाबू भैया क्वेश्चन है 2+22+222+2222 प्लस सो ऑन। कहाँ तक? यन पदों तक। क्या बताना है? योग बताना है। अंतर कितने का आ रहा है? पहले 20 का आया, फिर कितने का आया? फिर 200 का आया, फिर कितने का आया? 2000 का आया, फिर कितने का आएगा? 20,000 का आएगा। तो जब इस तरह से क्रम हो, जब इस तरह का क्रम होता है तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास कौन सी सीरीज बनती है? ये हो जाती है गुणोत्तर श्रेणी। कौन श्रेणी होती है? गुणोत्तर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी का फार्मूला क्या होता है? ए इंटू आर की पावर है, हम लिख दे रहे हैं। ये श्रेणी कौन सी बना रही है? गुणोत्तर श्रेणी बना रहा है, गुणोत्तर श्रेणी। वैसे लेकिन सही सही बताएं ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग गुणोत्तर श्रेणी वगैरह क्लास 10th में है। लेकिन अब यूपी टेट वाले हैं, पूछ लिए हैं सवाल, पढ़ना तो है ही है। तुम सिलेबस तुमको बताए हुए हैं, हम इतना पूछेंगे 6 से 8 तक
के बच्चों को पढ़ाने के लिए तुमको कम से कम 10 से 12 तक का पता होना चाहिए, इसलिए गुणोत्तर श्रेणी वगैरह पूछा गया है। तो गुणोत्तर श्रेणी है ये, कौन सी श्रेणी है? गुणोत्तर श्रेणी। इसका फार्मूला क्या होता है? टोटल सम इज इक्वल टू होता है a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपान r माइनस वन। यही हो गया हमारा फार्मूला। एक चीज छूट गया भैया, क्या? माइनस n। ठीक, अब इसको हमको सॉल्व कर लेना है। एसन बराबर हो गया गुणोत्तर श्रेणी n पदों का योगफल एसन इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपान r माइनस वन हो गया। अब हमारे पास पद कितना है? शुरू से शुरू करते जाएं, 2, 20, इस तरह से पद n पद हैं। टोटल कितने पद हैं? n पद हैं। अगर हम इसको इस तरह से लिखें, 2 प्लस 22 प्लस 222 प्लस 100 ऐसे हैं। इसको हम अगर इसमें से कुछ चीजें कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें और बटे 9 कॉमन ले लें। 2 और बटे 9 कॉमन लेने से क्या फायदा हुआ? 2 और बटे 9 कॉमन लेने से क्या फायदा? 2 कॉमन लिए तो 1 1 1 बन गया, और 9 कॉमन लेने से ये 9 प्लस 99 समथिंग बन जाएगा। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 9 प्लस 99 प्लस 999, इस तरह से n पद तक लिख सकते हैं। 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 माइनस 1। ठीक है, इसी तरह हम आगे क्या लिख सकते हैं? प्लस 100 माइनस 1। ऐसे बढ़ाते जाएंगे, लिख सकते हैं। जब इस तरह से इसको लिखा जा सकता है तो अब आ जाएंगे सीधा फार्मूले पे। तो मतलब क्या बना? 2/9 ब्रैकेट में 10 गुणे 10 की घात n माइनस वन बटे 10 माइनस वन माइनस n। क्योंकि पद तो हमको नहीं पता है कितने पद है हमारे पास। जब हमको पद नहीं पता है कितने पद आएंगे, पद नहीं पता हमारे पास कितने आएंगे, तो कितना आएगा? 2/9 ब्रैकेट में आपका 10/9, 10 की घात n माइनस वन माइनस n। ये कौन सा ऑप्शन सही है भैया आपका? पहले वाला ऑप्शन मैच कर गया, तो पहला वाला ऑप्शन आपका मैच कर गया, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। किसके भी यहाँ पे मिल गया? आपके गुणोत्तर श्रेणी के अकॉर्डिंग आपको ये जवाब मिल जाता है। किसके अकॉर्डिंग मिल गया? गुणोत्तर श्रेणी के अकॉर्डिंग आपको ये जवाब मिल गया। ठीक, चलो भाई अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, ये तो एकदम बढ़िया हलवा क्वेश्चन आ गया। कब पूछा गया भैया? 2/2/2016 में। कब पूछा गया? 2016 में पूछा गया है। और 519 की घात 2 माइनस 81 की घात 2 बटे क्या लिखा गया है? 519 की घात 2 प्लस 2 गुणे 519 गुणे 81 धन 81 घात 2। मतलब नीचे इनका होल स्क्वायर, ऊपर इनका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब हमारे पास बचेगा क्या? 519 माइनस 81, और यहाँ लिखेंगे 519 प्लस 81, और नीचे लिखेंगे 519 प्लस 81 की घात 2। ये दोनों हो लिए उड़नछू, दोनों हो लिए उड़नछू। समझ में आया कि नहीं आया? नीचे माइनस माइनस तो नहीं है कहीं? नहीं है ना? जब माइनस माइनस कहीं नहीं है तो भाई ऊपर कितना बचेगा? 519 में से 81 घटा दो। जब 519 में से 81 घटा दो क्या बनेगा? 438 बटे 519 में 81 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 600। ऐसा तो कोनो ऑप्शन है ही नहीं है। सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे क्या हो जाएगा? 600, 3 से कट जाएगा 73, और ये कितना हो जाएगा? 200। कितना होगा? 73/200 आ गया। लो भैया कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन हो गया ये, पहला ऑप्शन। 3 से काटा था हम लोगों ने, 3 से काटने 73 कहाँ आएगा भाई? 3 एकम 3, 3 चौके 12 ना, गलत कट गया। ए भाई गलत हो गया। कितना था हमारे पास यहाँ पे? यहाँ पे आया था 438 बटे कितना? 600। इसको किससे काट दिया जाए? 6 से काट दिया जाए। 6 से काट दें 100 हो जाएगा, और 6 सत्ते 42, और 6 तिरिक 18। अब हो गया 73/100। तो पहला ऑप्शन ना होके दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। तभी तो सोचिए निचवा 200 कैसे आ गया? 73/200।
हम 3 से काट दिए 73 बना दिए उसको। नीचे तो चलो ठीक है 200 हो गया, ऊपर लेकिन 73 कैसे आ गया? तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। कब पूछा गया? 2016 में सवाल पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2016 का सवाल है। यूपी टेट 6 to 8 में 2016 को जो एग्जाम हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, खाली इतना ध्यान रख आपको फार्मूला हो। सर्वसमिका जो होती है सर्वसमिका आपको याद रहनी चाहिए। अगर आपको सर्वसमिकाएं याद हैं तो जो समझ लो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्लियर? चलें आगे बढ़े। अगला सवाल क्या है? ये तो खाली पढ़ के बता देना। दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव होता है, क्या होगा भैया? दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव क्या होता है? पूर्णांक होता है। कहाँ है पहला ऑप्शन? इसमें तो तीन ही ऑप्शन दिया हो। कितना ऑप्शन? तीन ऑप्शन। वैसे चौथा ऑप्शन भी होना चाहिए, एक धनात्मक संख्या। ये 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन है। कब पूछा गया है? 2016 में। बहरहाल आपका सही जवाब क्या है? एन इंटीजर, मतलब एक पूर्णांक संख्या होगी। दो प्राकृतिक संख्याओं का सदैव अंतर सदैव क्या होता है? एक पूर्णांक संख्या होती है। कोनो दिक्कत? किसी को कोई परेशानी भैया? है ना? है? नहीं है? चलो आगे बढ़ा जाए, पक्का ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा, अगला सवाल क्या है? अगला क्वेश्चन है इफ 29 की पावर 75, कितना भैया? 29 की घात 75 है, तो इसको 28 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, ये पूछा जा रहा है। तो पहले तो 29 को अगर हम 28 से भाग दें तो शेषफल कितना बचता है? एक बचता है। 29 को 28 से भाग दें तो शेषफल हमारे पास कितना बच जाता है? एक बच जाता है। 29 की घात दो को 29 की घात दो को अगर भाग दें तो कितना बचेगा? 841 होता है ना, 841। 841 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 28 गुणे 30 धन 1। मतलब यहां पर भी शेषफल कितना बच जाएगा? एक बच जाएगा। 29 की घात 3 अगर मैं कर लूं तो 29 की घात 3 हमको कितना मिलना चाहिए? 24,000 शायद लगभग होता है, 24,389। 24,389। और 24,389 को अगर हम लिखना चाहें तो 28 गुणे 871 धन 1। मतलब हर बार शेषफल हमको कितना मिलता जा रहा है? एक मिलता जा रहा है। तो 29 घात चाहे 75 लगा दो, चाहे 76 लगा दो, चाहे 77 लगा दो, जितना भी लगाओगे शेषफल हमेशा कितना मिलता जाएगा? एक मिलता जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। एक दो स्टेप कंटिन्यू इस तरह से ब्रेक करके चेक करते हैं क्या हमारे पास शेषफल आ रहा है, उसी आधार पे हम बता देते हैं भैया कौन सा ऑप्शन सही हो गया। बी वाला हो गया। कौन सा हो गया? बी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। चलें अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अगला सवाल क्या है? यदि ए प्लस दो ए प्लस 4 अविभाज्य संख्याएं हैं तो ए के कितने मान होंगे? ए का एक ही मान होगा भैया। काहे एक के मान होगा? 2017 में सवाल पूछा गया, देखो 2017 में पूछा गया, बोला गया ए प्लस दो ए प्लस 4 ना। तो ए के कितने मान होंगे? ए का एक ही मान होगा। क्यों होगा? क्योंकि अविभाज्य है। अगर हम यहाँ पे ए बराबर 2 ले लेते हैं तो क्या मिलेगा? 2 4 6 मिल जाएगा। अविभाज्य तो सिर्फ यही 2 है। अगर हम इसमें 3 लेते हैं, 3 5 7, इसमें तीनों अविभाज्य हो गए। अगर हम 4 ले लिए तो क्या होगा? 4 6 8 हो गया। अगर मैं 5 ले लिया तो 5 7 9 हो गया। सब में कोई ना कोई विभाज्य होता जा रहा है, लेकिन यही एक क्रम है, एक संख्या है जिसमें क्या है कि कोई भी विभाज्य नहीं है। तो वो संख्या कौन है? 3 है। ए बराबर 3 मतलब इसका मान क्या होगा? केवल एक होगा। क्या होगा? केवल एक होगा। 1 एक। तो ए का मान कितने होंगे? ए के कितने मान होंगे? सिर्फ एक मान होगा। ऐसा होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। मोर देन 3, अरे ना बाबा, वो एक तो सेटिस्फाई कराओ पहले, मोर देन 3 काहे पगलवा रहे हो बच्चों को। चले अगले सवाल पे। चल भैया 13 घात 50 को 14 से भाग दिया जाए तो क्या होगा? शेषफल कहाँ मिलेगा? अभी जस्ट हम पीछे सॉल्व करके आ रहे हैं 29 घात 75। कहाँ सॉल्व करके? 29 घात
75 सॉल्व करके आए, 29 घात 75 हमने क्या सिखाया, उसका पावर निकाल लो, एक बार निकालो, दो बार निकालो, तीन बार निकालो, एक आध बार तो कोनो सीरीज तो मिली, कोनो क्रम तो मिलेगा, इतने बार इतना, जो शेष फल बराबर बचता है वही हमारा शेष फल रह जाएगा। समझ में आया? तो 13 को किससे भाग देना है, 14 से भाग लगाना है। किससे भाग लगाना है, 14 से भाग लगाना है। अब सोचो 13 घात 50 को हमको शेष फल बताना है 14 से भाग लगा के, ठीक है। इसका मतलब किस प्रकार का है, अगर हम शेषफल प्रमेय से बात करें तो ए की घात n बटे ए प्लस n क्या देता है, शेषफल देता है, यही तो देगा शेषफल ना। तो 13 की घात 50 बटे 14 यही तो पूछ रहे हैं। और 13 घात 50 बटे 14 यही तो फार्मूला बना, 13 घात 50 बटे 13 धन 1, तो फार्मूला यही तो बन गया ए की घात n अपान ए प्लस 1, यही तो बना ना फार्मूला, यही तो है शेषफल, यही शेषफल दे रहा है। अब शेषफल यहाँ पे क्या, 13 प्लस 1, तो 13 से तो पूरा उड़ ही जाएगा ना, बचा कौन, 1, आंसर कौन होगा, सी। नहीं समझे, कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूजन ना करो भैया। ये 13 धन 1 हो गया, 13 धन 1 में ए की घात n अपान ए प्लस n बराबर क्या होता है, शेष होता है। तो शेष के फॉर्मेशन के हिसाब से n कितना है, 50 है, सम है। जब विषम होता है तो ए दे देता है, और जब सम होता है तो 1 दे देता है। जब विषम रहेगा तो क्या दे देगा, ए दे देगा, क्या मिलेगा, ए मिलेगा। जब विषम रहेगा, सॉरी सम रहेगा तो क्या होगा, 1 मिलेगा। बस सिंपल सा लॉजिक है, ठीक। अगला सवाल, 49 घात 15, लो सेम वैसे क्वेश्चन, 49 घात 15। अब इसमें क्या बताना, किस संख्या से पूर्णता अच्छा पूछा, किस संख्या से पूर्णता विभाजित है 49 घात 15 - 1। अब 49 घात 15 - 1 तो पहले तो यही सेट कर लो, 49 - 1 कितना आता है, 48 आता है। 49 - 1 कितना आता है, 48 आता है। 48 के कितने गुणनखंड हैं, 1 2 4 6 8 6 48 12 24 48, कितने गुणनखंड मिले, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुणनखंड मिल गए आपको, है ना। अब 8 गुणनखंड हमको मिले हैं, इसका मतलब 49 की घात 15 - 1, 49 घात 15 - 1। अब यहाँ पे क्या, 48, 48 में 8 गुणनखंड मिले हैं, किस संख्या से पूर्णता विभाजित है, हमसे पूछा किस संख्या से पूर्णता विभाजित है। अब इसमें तो दो ही ऑप्शन है, 48 भी आएगा। अब इनकी गुणनखंड में कौन आया, 1 2 4 6 8 12 24 48, तो ऑप्शन में से कौन, 8 और 48 हो गए, यही दोनों तो आ रहे हैं इसके गुणनखंड में। तो खोजो भाई कौन सा ऑप्शन है, दूसरा चौथा कहाँ है, पहले वाला, लो पहला वाला ऑप्शन सही हो गया, पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, यदि दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य क्रमशः 5 और 3 हो तो संख्याएं ज्ञात करो। ये तो और हलवा क्वेश्चन हो गया। अब जिनको समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य मतलब एम और जीएम पता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको पता है वो सॉल्व कर लेगा, जिनको नहीं पता है उसके लिए भाई टेढ़ी खीर हो गई है। वैसे तो है बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्या बोला, इन दोनों, यदि दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 5 और 3 है, अगर इनका समांतर माध्य क्रमशः 5 और 3 है, गुणोत्तर माध्य सॉरी दोनों 5 और 3 है, तो संख्याएं बताओ। तो भाई एम एम और जीएम दो हैं, 5 और 3, तो ए प्लस बी निकाल लो, ए प्लस बी बटे 2 बराबर यस, ए प्लस बी बराबर मिल जाएगा 10। समझे कि नहीं समझे, गुणोत्तर पे आटे, अंडर रूट ए बी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए बी है तो ए 3 होगा बराबर 3, तो ए बी बराबर क्या हो गया, 9 हो गया। तो ए प्लस बी बराबर 10, ए बी बराबर 9 मिल गया। सॉल्व कर लो, इनका डिफरेंस ए माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक। सॉल्व कर डालो, सॉल्व करने पे कितना मिल जाएगा भाई, यहां से हम वैल्यू पुट कर दें तो कितना, ये बन जाएगा 10 घात 2, ऑलरेडी यहाँ पे 10 है,
ए बी की वैल्यू कितना, 9 चौक 36, 100 में से 36 घटा दो, 100 में से 36 घटाओ, ठीक है। 8, 8 9 64 है ना, 100 में से 36 घटा दिए, अंडर रूट निकालना था तो 8 बच गया, तो ए माइनस बी बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। ए माइनस बी बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो भाई ए माइनस बी बराबर 8 अगर हमको मिल रहा है, अब सोच लो ऑप्शन कौन सा होगा जहां पे दो संख्याओं को घटाने पे 8 मिल जाए। तो 9 में से 1 गया 8, 4 में से 8 गया नहीं मिलेगा, 4 में से 16, 2 में से, ये सब नहीं होने वाले। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला वाला, 9 में से 1 घटा दो तो 8 मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको मिला क्या, a माइनस बी बराबर 8 मिला। समझ में आया, a माइनस बी बराबर हमको क्या मिला, 8 मिला। समझे कि नहीं समझे, क्लियर ना, डन। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कोई प्राकृतिक संख्या यम के लिए गुणनफल यम इंटू यम प्लस टू यम प्लस फोर हमेशा विभाजित होगा। कोई संख्या यम के लिए, कोई प्राकृतिक संख्या यम के लिए गुणनफल यम इंटू यम प्लस टू यम प्लस फोर हमेशा विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा भाई, यम इंटू यम प्लस टू यम प्लस फोर है ना, यम इंटू यम प्लस टू यम प्लस फोर हमेशा किसका सीरीज बना, अगर मान लें हम उसको 2 ले लेते हैं तो 2 प्लस 4 प्लस 6, सॉरी इंटू है 2 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 छंग 48, हमेशा किससे विभाजित हो जाएगा। अगर एक लेते हैं, एक धन तीन धन पांच 15, उसके बाद 48, 48 के बाद फिर क्या, अगर हम 3 लेते, 3 2 5, 3 5 और 7, 3 5 7, 5 3 15 7 105, मतलब सभी संख्याएं किससे मिल रही हैं, 3 से विभाजित हो जा रही हैं। सभी संख्याएं किससे विभाजित हो रही हैं, 3 से विभाजित हो जा रही हैं। और जब सभी संख्याएं 3 से विभाजित हो जा रही हैं, सभी संख्याएं 3 से विभाजित हो जा रही हैं, तो पहला ही ऑप्शन तो सही हो गया आपका ना, पहला वाला ऑप्शन आपका यही सही हो गया। सभी संख्याएं किससे विभाजित हो जा रही है, 3 से हो जा रही है। ये कब पूछा गया, यूपी टेट 2020 में पूछा गया सवाल है। कब पूछा गया सवाल है, यूपी टेट 2020 में पूछा गया सवाल है ये। क्लियर ना, इसमें तो कुछ सॉल्व करने को था ही नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ सॉल्व करने को था ही नहीं। समझ में आ गया भाई। तो चलिए आज के लेक्चर को हम इसे बाइंड करते हैं। ये संख्या पद्धति में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन हैं जो कि आपके 2020 तक के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे गए थे सब हमने करा दिए। नेक्स्ट मैराथन जो मिलेगा आपको सेकंड चैप्टर का एलसीएम एचसीएफ का मिलेगा, उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए होंगे, अभी तक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए होंगे वो सभी कराए जाएंगे। उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराए जाएंगे जो जिस फॉर्मेशन में आने की संभावना है। तो ठीक है, तो जिसको भी जो किसी प्रकार का कोई डाउट होगा उसको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे आपके हेल्प हेल्प सेंटर टाइप के मिलेंगे, जैसे आपके व्हाट्सअप ग्रुप है, आपका व्हाट्सअप चैनल है और पर्सनल व्हाट्सअप है टीचर्स के जो पढ़ा, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मेरी पर्सनल व्हाट्सअप है, आप वहाँ पे अपनी क्वेरी को पुट कर सकते हो। इन अदर सब्जेक्ट जो पढ़ाएंगे उनके अपने पर्सनल व्हाट्सअप होंगे, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपकी क्वेरी हो आप कोशिश करिएगा पहले ग्रुप ज्वाइन कर लें और चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी आप अपने क्वेश्चन को सबमिट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, जो हो सकता है आपका वहाँ पे जवाब अच्छा मिल जाए और जल्दी मिल जाए। ठीक है, वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि आप सभी के एसएमएस को मैं देख पाऊँ, सीन कर पाऊँ, कंसिडर कर पाऊँ किसको क्या प्रॉब्लम है। बट अगर नहीं होता है तो कोशिश करो कि आप सबसे पहले वहाँ पे जाओ। ठीक है, तो चलिए सभी को राम राम, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले मैराथन में, महा मैराथन सेकंड में एलसीएमएस के साथ। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और इस बार 30 ऑफ 30 लेके आइए। धन्यवाद।